रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे हैं जंतर मंतर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू। पहलवानों ने सिद्धू से की है मुलाकात। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू जंतर मंतर पहुंचे हैं और पहलवानों से इस दौरान मुलाकात की है और साथ ही उनसे बातचीत भी की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू भी जंतर मंतर पहुंचे हैं, जहां पर पहलवानों के समर्थन में उन्होंने पहलवानों से मुलाकात की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि आज कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू भी जंतर मंतर पहुंचे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी ओमशील मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम, जिस तरीके से पहलवानों के समर्थन में तमाम राजनेता इस दौरान पहुंच रहे हैं, वहीं इसी कड़ी में अब नवजोत सिंह सिद्धू भी पहुंचे, इसको लेकर क्या कुछ खास अपडेट? पंकज, नवजोत सिंह सिद्धू ही नहीं, विपक्ष के तमाम नेता लगातार वहां पहुंच रहे हैं जंतर मंतर पर और पहलवानों को समर्थन दे रहे हैं। इस पर ये बात बनती है कि विपक्ष तो एकजुट हो रही है और विपक्ष कहीं ना कहीं अपना मंच बना ली है पहलवानों का जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको। पर आप देखो, जो बृजभूषण शरण सिंह जो यूपी से आते हैं, जिन पर ये आरोप है, यूपी की मजबूत पार्टी, जो एक मात्र जो विपक्षी दल हम कह सकते हैं, समाजवादी पार्टी, वो कभी भी मुखर होकर सामने नहीं आ रही है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। अभी जो है, पहले प्रियंका गांधी वाड्रा भी आई, सत्यपाल मलिक भी आए, तमाम विपक्षी नेता आए, तो कहीं ना कहीं इसे राजनीतिक मंच भी बनाया जा रहा है। पर बड़ा सवाल ये कि जो यूपी की मुख्य विपक्षी दल है वो क्यों नहीं सामने खड़ा हो रही है। लेकिन ओम, अगर बात की जाए तो बृजभूषण की तरफ से आरोप भी लगाया गया है कि कांग्रेस की वजह से ये पहलवान जंतर मंतर पर बैठे हैं। अब ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू भी वहां पहुंचे हैं, तो क्या कुछ इसको लेकर? पंकज, नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी से मेरी ऑफ रिकॉर्ड बात हुई। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जो विपक्षी दल के नेता हैं उन पर 10 साल 15 साल पुरानी कोई भी मुकदमा हो, उनको तुरंत सजा सुना दी जाती है, उनको तुरंत जेल में भेज दिया जाता है। पर जो सत्ताधारी दल है, जो अभी सत्ता में बैठी हुई दल है, चाहे वो भाजपा हो या फिर कोई और दल हो, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है जितनी मुस्तैदी से विपक्ष पे होती है। आप देखी होंगी जो रोड रेस का मामला था नवजोत सिंह का 2002 का, उस पर इनको सजा सुना दी जाती है। पर बृजभूषण शरण सिंह महीने से ये पहलवान आरोप लगा रहे हैं, पर उसकी जांच अभी तक नहीं हुई है। वो अलग बात है कि अभी एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच शुरू की जा चुकी है इतने दबाव के बाद। पंकज, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओमशील इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाते हुए देश के नामी पहलवान एफआईआर और गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। पहलवानों की अपील का असर भी अब दिखाई दे रहा है। पहलवानों को लगातार गैर राजनीतिक और साथ ही राजनीतिक संगठन का समर्थन मिलना शुरू हो गया है। तो राजनीतिक पार्टियां भी पहलवानों के समर्थन देने के लिए जंतर मंतर पर पहुंच रही हैं। और इसी बीच इनेलो पार्टी के नेता अभय सिंह चौटाला दिल्ली के जंतर मंतर खिलाड़ियों को अपना समर्थन देने पहुंचे हैं। अभय चौटाला ने कहा है कि बृजभूषण बीजेपी पार्टी के सांसद हैं, अब उन्हें बचाने का काम केंद्र कर रही है। लड़कियों ने लिखित में शिकायत दी तो एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी क्यों नहीं की जाती है। उधर निकाय चुनाव को महज कुछ ही दिन बाकी बचे हैं, लेकिन फिर भी लगातार आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आ रहा है। ताजा मामला कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर आरोप है कि बिना परमिशन बीजेपी प्रत्याशी ज्योत्सना कटारिया ने भी उनके पति महेंद्र ने सैकड़ों की संख्या में लोगों को इकट्ठा कर जुलूस निकाला है। इतना ही नहीं, ये रैली लोगों के लिए मुसीबत का भी सबब बनी। सड़कों पर राहगीर फंसे रहे, कई किलोमीटर तक घंटों जाम लगा रहा। वहीं आरोप है कि इस दौरान यातायात पुलिस सहित पीआरडी के जवान भी मूक दर्शक बने रहे। चलिए, रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर पहले चरण के लिए कल थम जाएगा प्रचार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर 2 मई की शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। पहले चरण में 37 जिलों में 4 मई को होगा मतदान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर नगर निकाय चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार कल थम जाएगा। और बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे, जहां पर पहले चरण के लिए कल थम जाएगा चुनाव प्रचार। 2 मई की शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार किया जाएगा, उसके बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि
लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर पहले चरण के लिए कल शाम तक चुनाव प्रचार थम जाएगा। कल पहले चरण के 37 जिलों में 4 मई को मतदान होना है और इसी को लेकर 2 मई को अब चुनाव प्रचार थम जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर 2 मई की शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। पहले चरण में 37 जिलों में चुनाव होना है 4 मई को और इसी को लेकर पहले चरण के लिए कल शाम तक थम जाएगा चुनाव प्रचार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, 2 मई की शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। पहले चरण में 37 जिलों में 4 मई को चुनाव होना है। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे, जहां पर पहले चरण के लिए कल यानी कि 2 मई को शाम 6 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार। पहले चरण में 37 जिलों में 4 मई को मतदान होगा और उसके बाद आपको बता दें कि 13 मई को चुनाव परिणाम सामने आएंगे। वही बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर 2 मई की शाम 6 बजे चुनाव प्रचार पूरे तरीके से थम जाएगा। पहले चरण में 37 जिलों में 4 मई को पहले चरण में मतदान होना है और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि 13 मई को चुनाव परिणाम भी सामने आएंगे। उधर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अमरोहा के गजरोला पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने गजरोला नगरपालिका से बीजेपी के प्रत्याशी कमलेश आर्य के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है और साथ ही लोगों से वोट करने की भी अपील की है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव को सीजनल नेता बताते हुए आजम खान पर भी जमकर निशाना साधा है। आजम खान ने अपनी जान का खतरा बताते हुए कहा था कि कोई भी कनपटी पर आकर गोली मार सकता है। इस पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस तरह की स्थिति दोबारा उत्पन्न नहीं होगी, सरकार सबको सुरक्षा देगी। लोकतंत्र है ये और लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। आजम खान भाजपा लोकसभा भी जीती है रामपुर की, भाजपा विधानसभा भी जीती है। भाजपा 2022 के आम चुनाव में विधानसभा की 2 सीटें जीती। तो अब ऐसा कुछ नहीं है, भाजपा के साथ हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उस नीति से बौखला कर वो लोग इस तरह के बयानबाजी करके माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो कुछ बताते हैं, हमें ज्ञान का पाठ पढ़ाते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और हमारी युवा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अरुण मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का यूपी का दौरा है और इस दौरान आपको बता दें कि वो गजरोला पहुंचे हैं, इसको लेकर क्या कुछ खास अपडेट? बिल्कुल, देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी कल गजरोला पहुंचे थे और यहाँ पे जो भाजपा की प्रत्याशी हैं कमलेश आर्य, उनके पक्ष में यहाँ पर जनसभा को संबोधित किया था। इस दौरान जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो जब अखिलेश यादव के द्वारा निकाय चुनाव में प्रचार की बात पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा ये लोग जो है सीजनल लोग हैं और जब चुनावी मौसम आता तब लोग ये खड़े हो जाते हैं, उससे पहले ये ग्राउंड पर दिखाई नहीं देते। वहीं आजम खान पर भी जब सवाल पूछा गया तो आजम खान ने जिस प्रकार से एक विवादित बयान दिया था तो उस पर भी उन्होंने कहा ये सब बौखलाहट में बयान दे रहे हैं और इस बयानबाजी से सिर्फ लोगों में नफरत पैदा करने का काम करते हैं। बिल्कुल अरुण, लेकिन देखा जाए निकाय चुनाव में बीजेपी के दिग्गज नेता जगह जगह पर अपनी रैलियां कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टियों की तरफ से कोई बड़ा नेता नजर नहीं आ रहा है। आखिरकार क्या वजह है? बिल्कुल, देखिए अमरोहा की बात करें तो अमरोहा में 9 निकाय हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर जनसभा कर चुके हैं, बीजेपी के कई मंत्री भी आ चुके हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर दौरा कर चुके हैं। वही बात करें विपक्ष की तो ना ही समाजवादी पार्टी, ना ही बसपा और ना ही कांग्रेस और वहीं आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनाव लड़ रही है, तो उनका कोई नेता यहाँ पर प्रचार करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यही वजह है, देखिए बीजेपी पूरा जो चुनावी कैंपेन है इसकी रूपरेखा काफी लंबे समय से पहले से ही तैयार कर लेती है और तो तमाम जो मंत्री है उनको जिम्मेदारी दी जाती है और इसी के कारण आज जो बीजेपी का जो जनाधार है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगातार हम सुनते आ रहे हैं, विपक्ष सरकार पर लगा रहा है, सरकार विपक्ष पर, लेकिन चुनावी मैदान में अगर देखा जाए तो बीजेपी पूरे दमखम के साथ में है। अरुण, बिल्कुल, देखिए बीजेपी की जो चुनावी स्ट्रेटेजी है वो एक लंबे पहले से ही तैयार हो जाती है।
बूथ वाइज कैसे मतलब चुनाव लड़ना है, जहां अगर कमजोरी है तो उसको कैसे दूर किया जाए, घर घर जाकर वोटर से सीधा संवाद हो, सरकार की जो योजनाएं हैं, जनकारी योजनाएं हैं, उनके बारे में बताया जाए। इन सब मुद्दों के साथ जो बीजेपी के नेता है वो ग्राउंड पर निकलते हैं और इसी के वजह से जो वोटर है वो बीजेपी को कहीं ना कहीं वोट करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में आज एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर लोगों को थोड़ी राहत मिली है। राजधानी लखनऊ से लेकर कानपुर तक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में कमी आई है और कमर्शियल सिलेंडर 171 रुपए 50 पैसे सस्ता हो गया है। हालांकि ये कमी सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में की गई है। घरेलू उपभोक्ताओं को इससे कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि घरेलू सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपको बता दें कि पूरे यूपी सहित पूरे देश में एलपीजी की कीमतें मुख्य रूप से सरकारी तेल कंपनियों की ओर से निर्धारित की जाती हैं और ये कीमतें वैश्विक कच्चे ईंधन दरों के आधार पर तय की जाती है। हर महीने इसकी कीमत में बदलाव होता रहता है। कच्चे तेल में बढ़ोतरी होती है तो एलपीजी की दरों में भी बढ़ोतरी होती है और जब कच्चे ईंधन की कीमतों में कमी आती है तो इसका असर भी एलपीजी पर ही पड़ता है। एलपीजी सिलेंडर के दाम हर महीने बढ़ते और कम होते रहते हैं। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर रोडवेज बस अनियंत्रित होकर नाले में पलट गई है। ड्राइवर को नींद आने की वजह से ये सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 2 दर्जन से अधिक सवारियां घायल हो चुकी हैं। सभी घायलों को सीएचसी अस्पताल में कराया गया है भर्ती। हादसे के बाद चालक परिचालक मौके से फरार हैं। गवाना थाना क्षेत्र के NH91 वरोली मोड़ की ये घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि एक रोडवेज बस अनियंत्रित होकर नाले में पलट गई है। अलीगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस रोडवेज के गिरने से ड्राइवर को नींद आने की वजह से ये सड़क हादसा बताया जा रहा है। हादसे में 2 दर्जन से अधिक सवारियां घायल हो गई हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हादसे के बाद चालक परिचालक भी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। आने वाली 4 तारीख को मुजफ्फरनगर में निकाय चुनाव को लेकर मतदान होना है। मुजफ्फरनगर के साथ साथ पश्चिमी यूपी के कई जिलों में भी पहले चरण में मतदान होगा, जिसकी तैयारियों को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। मुजफ्फरनगर पुलिस लगातार तमाम संवेदनशील इलाकों में पैदल ही गश्त कर रही है और कई जिलों से भी भारी पुलिस बल मुजफ्फरनगर में पहुंचा है ताकि चुनाव को सकुशल संपन्न कराया जा सके। इसको लेकर बुढ़ाना कोतवाली पुलिस और वहीं भोरा कला पुलिस ने भी सभी संवेदनशील इलाकों में गश्त की है और इसको अब पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 4 मई को निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है और इसको लेकर अब पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है और साथ ही जगह जगह पर संवेदनशील इलाके जहां पर भी हैं वहां पर गश्त करके इस दौरान तमाम जानकारी हासिल की जा रही है। इसी के साथ मतदान को लेकर पूरी व्यवस्था भी की जा रही है और जहां पर बात की जाए पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन की ओर से गश्त किया जा रहा है ताकि लोगों से इस दौरान शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने की भी अपील की जा रही है और साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस दौरान अगर कोई भी गतिविधि होती है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि यूपी में पहले चरण का मतदान 4 मई को होगा और उसके बाद 13 मई को परिणाम सामने आएंगे और इसी को लेकर अब मुजफ्फरनगर में भी पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। संवेदनशील इलाकों में गश्त के पुलिस की ओर से की जा रही है, जिसके बाद आपको बता दें कि इस दौरान लोगों से भी अपील की जा रही है कि मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करे, किसी भी तरीके की कोई भी घटना घटित ना हो। इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि यूपी में निकाय चुनाव होने हैं, इसको लेकर मुजफ्फरनगर की तरफ से आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से अब अलर्ट मोड पर आ चुका है। 4 तारीख को पहले चरण का मतदान होगा, जहां पर आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। भी कैंडिडेट निकाय चुनाव होने हैं, जिसके क्रम में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, तो आप सभी का ये कर्तव्य है कि आप उस आचार संहिता का अक्षर से पालन करें। कोई भी आदमी अगर उस आचार संहिता का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी जो चीज है, कोई भी कैंडिडेट आपकी दुकान या आपके घर पर निकाय चुनाव होने हैं, जिसके क्रम में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, तो आप सभी का ये कर्तव्य है
कि आप उस आचार संहिता का अच्छा। उधर यूपी सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मामला औरैया के फफूंद चौराहे के पास का है, जहां पर नगर निकाय चुनाव को लेकर योगी सरकार चेकिंग के नाम पर ठोस कदम उठा रही है। वहीं थाना फफूंद और कोतवाली अजीत मल को जोड़ने वाले पुल पर पुलिस कितनी एक्टिव है, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट जानी न्यूज वॉच इंडिया की टीम ने। इसी को लेकर देखिए। मैं आज जनपद औरैया के जुआ के पुल पर मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो जुआ का पुल है वो 2 थानों को जोड़ता है। यहां पर थाना फफूंद और कोतवाली अजीतमल का ये बॉर्डर पड़ता है। जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव को लेकर लगातार योगी सरकार यहां पर ठोस कदम उठा रही है चेकिंग के नाम पर, तो वहीं जनपद औरैया का जो पुलिस प्रशासन है उसकी एक यहाँ पर बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। लगातार जिस तरीके से जिलाधिकारी औरैया पीसी श्रीवास्तव निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कई टीमें गठित करते हैं, चाहे वो उड़नदस्ता की टीम हो, चाहे वो पुलिस विभाग की टीम हो, लेकिन ऐसे में आज एक भी टीम यहाँ पर मौजूद नहीं है। न्यूज वॉच इंडिया की टीम ने फफूंद चौराहे से लेकर जुआ के पुल तक का इसकी हकीकत जानी, लेकिन एक भी वहां तक पुलिस पिकेट वहां मौजूद नहीं मिला और ना ही कोई गाड़ियों की चेकिंग की गई। जिस तरीके से लगातार जिलाधिकारी के द्वारा आदेश दिए जा रहे हैं कि जिस तरीके से जो गाड़ियां हैं वो चेकिंग की जाए और पुलिस विभाग भी सख्त है, लेकिन यहाँ पर जो थाना पुलिस है उसकी एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। कोई भी गाड़ी यहाँ पर चेकिंग नहीं की जा रही है। उसके बाद जो तैयारियां हैं चुनाव को लेकर वो नजदीकियां आ जा रही है, मतदान हो रहा है जिस तरीके से, तो निष्पक्ष चुनाव को लेकर जो यहाँ पर कदम है वो सब विफल होते नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर जो चुनाव सामग्री है, चाहे वो नकदी की अगर हम बात करें, तो जिस तरीके से हर जनपदों में जो जब्तीकरण की कार्रवाई चल रही है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। जिस तरीके से लगातार एक योगी सरकार ठोस कदम उठा रही है निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, तो वहीं जनपद औरैया में पुलिस विभाग की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। ये जो जुआ का पुल है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये थाना फफूंद पड़ता है और उसके जस्ट सामने थाना कोतवाली पड़ता है, अजीतमल पड़ता है, लेकिन यहाँ पर दोनों बॉर्डर को जोड़ने वाली पुलिस यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिससे एक साफ जाहिर होता है कि पुलिस कहीं ना कहीं जो है वो कुंभकर्ण की नींद सो रही है और अभी तक पुलिस ने यहाँ पर कोई भी चेकिंग नहीं की गई है। तो जिससे एक पुलिस विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जिसको लगातार जो योगी सरकार के आदेशों की गाइडलाइन है, चुनाव निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है, उसकी कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। मैं रामजी परिहार, न्यूज वॉच इंडिया के लिए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रामजी परिहार मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रामजी, जिस तरीके से आपने देखा ग्राउंड जीरो पर जाकर, यहां पर कोई भी पुलिस प्रशासन की तरफ से इंतजाम नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? जी पंकज जी, मैं आपको साफ तौर पर बताना चाहूंगा कि लगातार जिस तरीके से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव को निष्पक्ष तौर पर कराने के लिए बड़े कदम उठा रही है, वहीं आदेशों का जो आदेश जारी कर रही है उसका जो धज्जियां है वो जनपद औरैया पुलिस यहाँ पर उड़ाते हुए नजर आ रही है। साफ तौर पर बताते हैं कि न्यूज वॉच इंडिया की टीम ने जब रात्रि 11 बजे जब फफूंद चौराहे पर पहुंचकर इसका जायजा लिया तो वहां पर देखा कि एक भी पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद नहीं था और ना ही जो निष्पक्ष चुनाव कराने की जो टीमें बनाई गई हैं, चाहे वो उड़नदस्ता की टीम हो या पुलिस विभाग वहां पर मौजूद हो, लेकिन इस तरीके की कार्रवाई यहाँ पर औरैया में देखने को मिल रही है। उसके बाद जब न्यूज वॉच इंडिया की टीम जुआ के पुल पर पहुंची तो वहां 2 थानों को जोड़ने वाले बॉर्डर पड़ता है पर राम जी, इस दौरान की अगर बात की जाए, निकाय चुनाव होना है, इसको लेकर भी अगर पुलिस प्रशासन अलर्ट नहीं है तो बाकी दिनों में क्या अलर्ट रही होगी जो की जाती है? और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। नोएडा में इन दिनों मौसम सुहाना हो चुका है। अप्रैल के आखिरी दिन यानी कि रविवार को कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश से मौसम ठंडा हो गया है और पारे में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 4 मई तक मौसम ऐसे ही बना रहेगा और लोगों को गर्मी से निजात मिलती रहेगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 4 मई तक बारिश की संभावना जताई है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि परिवहन निगम ने हैक हुआ डेटा फिर से तैयार किया है। आज परिवहन मुख्यालय में डाटा की होगी टेस्टिंग। सफल परीक्षण के बाद शुरू होगी ऑनलाइन सेवाएं। 2 मई रात 12 बजे से ऑनलाइन सेवाएं होंगी बहाल। रोडवेज यात्रियों को ईटीएम से टिकट मिलने लगेंगे। अब अड्डों पर बंद टिकट काउंटर फिर से खुल जाएंगे। बसों की सीटों की तत्काल एडवांस बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। 25 अप्रैल को परिवहन निगम का डेटा हुआ था हैक। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब
परिवहन विभाग की तरफ से जो डेटा हैक हुआ था उसको रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर परिवहन निगम ने हैक हुआ डाटा फिर से तैयार किया है। आज परिवहन मुख्यालय में डाटा की होगी टेस्टिंग। सफल परीक्षण के बाद शुरू होगी ऑनलाइन सेवाएं। रात को 12 बजे यानी कि 2 मई को 12 बजे से ये सेवाएं शुरू हो जाएंगी और अब यात्रियों को ऑनलाइन टिकट मिल पाएगी। उधर कुशीनगर के विशुनपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने 12,60,000 की अवैध शराब की खेप को पकड़ा है। इसी के साथ ही शराब तस्करी में शामिल एक आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक ट्रक के कैबिन में छुपाकर अवैध शराब की 44 पेटी बिहार ले जाई जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में भी पुलिस जुट गई है। खबरों में आगे बात करते हैं गाजियाबाद की, जहां के लोहिया नगर स्थित हिंदी भवन में यशोदा फाउंडेशन की ओर से शास्त्रीय संगीत संध्या का आयोजन किया गया। इस संगीत संध्या में किराना घराने के मशरूफ और मारूफ फनकार बंदिश नवाज उस्ताद मशकूर अली खान साहब ने अपनी प्रस्तुति दी है। इस प्रस्तुति में हारमोनियम पर जाकिर ढोलपुरी और तबले पर नसीर अहमद ने उस्ताद साहब का साथ दिया है। इस अवसर पर यूपी सरकार के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप और साथ ही सांसद राज्यसभा अनिल अग्रवाल, शहर विधायक अतुल गर्ग मुख्य अतिथि की भूमिका में मौजूद रहे। संगीत एक अकेली ऐसी विधा है जिसके द्वारा हम सबको एक साथ जोड़ सकते हैं और संगीत से मेरा बहुत पुराना संबंध है। मैंने खुद भी कक्षा 12 तक संगीत सीखा था, इसलिए मैं संगीत समझती भी हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि संगीत ही एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको आपस में जोड़े रखती है। आपने देखा होगा तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं विभिन्न प्रकार के, लेकिन एक संगीत सुनने से अगर आप आंख बंद करके सुनेंगे तो जो हमारे उस्ताद जी गा रहे हैं जो कि कैराना घराने से हैं, आपको महसूस होगा कि आपकी आत्मा में कुछ उतर रहा है और आपके दिनों दिन जो आप परेशान रहते हैं वो आपकी परेशानी दूर होती है और आपके दिल में प्यार जगता है। इसमें यही है कि इसको ना अच्छी से मतलब इस तरह से संगीत, शास्त्रीय संगीत को प्रस्तुत करना चाहिए जो लोगों को अच्छा लगे और लोगों को अट्रैक्ट करे। और फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। यूपी में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य में 2 चरणों में चुनाव होंगे, जहां 4 मई को पहले चरण का मतदान होना है, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 11 मई को होगी, जिसके नतीजे 13 मई को सामने आएंगे। वहीं इस बार यूपी में 4.32 करोड़ वोटर्स मतदान करेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम है, जिनमें आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, शाहजहांपुर और वाराणसी शामिल हैं। वहीं शाहजहांपुर की अगर बात करें तो हाल ही में नगर निगम की श्रेणी में लाया गया है। नगर निगम के लिए यहां पहली बार वोटिंग होगी। बता दें कि इससे पहले साल 2017 में हुए चुनाव में 3.35 करोड़ मतदाताओं ने वोट डाला था, जिसमें बीजेपी की बम्पर जीत हुई थी। बीजेपी ने 16 में से 14 नगर निगमों पर अपना कब्जा जमाया था। इसके अलावा 1300 में से 597 पार्षद बीजेपी के थे। यूपी में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद चुनावी सरगर्मियां भी काफी तेज हो गई हैं। साथ ही जिला बिजनौर में पहले चरण में 12 नगर पालिका और 6 नगर पंचायतों की सीटों पर 4 मई को मतदान होना है।
जहां 8,47,248 मतदाता मतदान करेंगे। वहीं चुनावों को लेकर सभी पार्टियों